नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच में बड़ा तकनीकी पेश सामने आया है। मंदिर परिसर का सीसीटीवी बैकअप केवल 45 दिन तक ही उपलब्ध रहने के कारण पुरानी फुटेज डिलीट हो चुकी है, जिससे जांच की दिशा प्रभावित हुई है। इसी बीच सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में छेड़छाड़ के संकेत मिलने से मामला और गंभीर हो गया है। अब एसआईटी फॉरेंसिक टीम की मदद से उपलब्ध रिकॉर्डिंग की गहन जांच कर रही है और फिलहाल पिछले कुछ हफ्तों की फुटेज खंगाली जा रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ क्राइम ब्रांच की जांच में फर्जी जीएसटी फर्मों में के संगठित नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जिसमें करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेन देन और तकनीकी जांच में कई खुलासे हुए हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं और पुलिस इस रैकेट की गहराई तक पहुंचने के लिए आगे क्या कार्रवाई करने जा रही है। इस पर सीधा जुड़ेंगे हमारे संवाददाता निखिल रस्तोगी, लेकिन उससे पहले सुनिए अपर पुलिस उपायुक्त किरण यादव ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। आज दिनांक 19 जून 2026 को फर्जी जीएसटी फर्मों के विरुद्ध कार्रवाई में लखनऊ पुलिस की क्राइम ब्रांच को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थाना इटौंजा पे पंजीकृत मुकदमा संख्या 156/25 में बुद्धि प्रकाश अवस्थी की गिरफ्तारी की गई है, जो कि अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर 4 फर्जी बोगस जीएसटी फर्में चला रहा था। तकनीकी विश्लेषण के तहत संदिग्ध मोबाइल नंबरों की जांच में 10 IMEI प्राप्त हुए, जिनके विस्तृत विश्लेषण से 225 नए मोबाइल नंबरों की जानकारी प्राप्त हुई, जिनमें से 107 पर विभिन्न कंपनियों का पंजीकरण पाया गया है। संबंधित बैंक खातों की जानकारी से कुल 2.5 करोड़ रुपए का लेन देन की जानकारी प्राप्त हुई है, जिनको फ्रीज करवाने की कार्रवाई की जा रही है। मामले में अन्य व्यक्तियों एवं वित्तीय नेटवर्क की। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। गाजियाबाद के कबीरनगर थाना क्षेत्र में तनिष्क शोरूम से करोड़ों की ज्वेलरी चोरी मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, लेकिन इस हाई प्रोफाइल केस में अब भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जांच में सामने आना बाकी है। वहीं दूसरी तरफ जांच में सेल्समैन की भूमिका सामने आने से पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता के प्रवीण मिश्रा के पास, लेकिन उससे पहले सुनिए डीसीपी धवल जायसवाल ने क्या कुछ कहा है। कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत ऑपरेशन प्रहार के अभियान के तहत गांजा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें 2 गांजा तस्करों को आज गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक कुख्यात दीपा है, जिसके ऊपर 19 मुकदमे पहले से पंजीकृत हैं और ये पहले भी गांजा तस्करी में जेल जा चुकी है। इसकी गिरफ्तारी की गई है और इसका ये सहयोगी है अजय कुमार, इसकी भी गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से 4 किलो गांजा बरामद हुआ है। ये पहले के मुकदमे में हमारे वांछित थे, जिनकी सफल गिरफ्तारी की गई है और इनसे पूछताछ में ये पता चला है ये गांजा की सप्लाई जो है वो उड़ीसा के क्षेत्रों से लेते थे और उसको आगे दिल्ली और NCR के अलग अलग क्षेत्रों में बेचा करते थे और उससे प्रॉफिट हासिल किया करते थे। आज इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनके जितने भी बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज हैं, जो इनके सहयोगी हैं, उनकी भी गिरफ्तारी के लिए हम लोग विशेष अभियान चलाएंगे। इसमें कुछ लोगों को वांछित भी किया। अब हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं प्रवीण मिश्रा। प्रवीण, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, आपको बता दूं, ये घटना जो हुई है गाजियाबाद के हाई पोस्ट इलाका जो कबीरनगर है, वहां पर ये तनिष्क शोरूम है जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। लगभग ये 12 तारीख को इस घटना को अंजाम दिया गया है और जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी कि आखिर इतने बड़े शोरूम के अंदर जो एक सोने का शोरूम है जो कि तनिष्क के नाम से जाना जाता है, काफी नामी ग्रामी शोरूम है, उसके अंदर इस तरीके की वारदात हो जाना कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े कर देता है और पुलिस प्रशासन के ऊपर भी कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा कर देता है कि इतने बड़े शोरूम के अंदर आखिर इस तरीके की चोरी को अंजाम आखिर किस तरीके से दी गई। उसके बाद जब छानबीन की जाती है तो पता चलता है कि इसी शोरूम में काम करने वाले पूर्व सेल्समैन, यानी कि पुराने जो वर्कर थे वो काम कर रहे थे, उनको पूरी तरीके से शोरूम के विषय में जानकारी थी कि शोरूम किस समय बंद होता है और कितने समय पर कितना सोना वहां पर रहता है मौजूदगी में और कितना कैश वहां पर शोरूम की तरफ से छोड़कर रखा गया जाता है। उसी हिसाब से सेल्समैन ने पूरा एक प्रोग्राम बनाया, पूरी एक प्लानिंग तय करी। उस प्लानिंग के तहत उसने शोरूम के अंदर घुसा और उसके बाद वहां पर जो कटर होती है, गैस कटर से उसने उस पूरी तिजोरी को काटा। उसके बाद वहां से सोना और जो नकदी था वो लेकर वहां से फरार हो गया। उसके बाद पुलिस की जांच शुरू होती है, जिसमें पुलिस जो अभियुक्त होते हैं, जो फरार अभियुक्त होते हैं, उनके ऊपर 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित करते हैं। जिसके बाद लगातार पुलिस की टीम दबिश देती है। दबिश के दौरान ये दोनों आरोपी जो है इनकी पकड़ होती है। उसके बाद पुलिस पूरे मामले का खुलासा करती है, जिसमें लगभग
जो सोना जो था तकरीबन, हालांकि बताया तो ज्यादा जा रहा था, लेकिन पुलिस की रिकवरी जो हुई है 968.50 ग्राम सोने उनके पास से मिला है। जो आरोपी पकड़े गए हैं उसमें एक महिला भी है, जो महिला साबित थी इस पूरे वारदात में अंजाम देने के लिए। उस महिला की भी गिरफ्तारी हुई है। साथ ही साथ इसमें अन्य साथी जो है उनकी भी गिरफ्तारी जल्द ही पुलिस के द्वारा कर ली जाएगी, ऐसा पुलिस प्रशासन की तरफ से बताया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाली निशान यही खड़ा होता है कि सबसे बड़े हाई पॉस्ट एरिया यानी कि कबीर नगर, जहां पर बड़े बड़े नेता अभिनेता यानी कि बड़े जो अच्छे बिजनेसमैन है वो लोग वहां रहते हैं, ऐसी जगह पर इस तरीके की वारदात हो जाना ये कहीं ना कहीं एक नाकामी दर्शाता है पुलिस की, और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन के ऊपर एक सवालिया निशान भी खड़े करता है। जी प्रवीण, इस केस में पहले भी 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, तो क्या अब भी कुछ लोग फरार हैं? देखिए, पुलिस का कहना है अभी इसमें कुछ लोग और हैं जो कि साथ में, जैसे कि जो इससे सोना लिया था वो व्यक्ति भी कहीं ना कहीं इस पूरे रिडार में है, जिसने पूरा सोना पिघलाकर उसको एक उसमें कन्वर्ट किया था। उसके बाद अन्य लोग भी जो इस पूरे ग्रुप में शामिल हैं उनकी भी धरपकड़ कहीं ना कहीं लगातार जारी रही, क्योंकि ये एक छोटी चोरी नहीं थी, यानी कि संयोजित तरीके से काफी लोगों की संख्या में इस चोरी को अंजाम दिया गया, यानी कि ग्रुप के साथ इस चोरी को अंजाम दिया गया था। जिसके बाद से जो मुख्य आरोपी हैं वो फिलहाल पुलिस के रिडार में थे, उनको पुलिस ने पकड़ लिया। अभी कुछ और अभियुक्त हैं जो इनके साथ सम्मिलित थे, जो सोने को बेचने की फिराक में थे कि सोना कहां बेचा जाएगा, किस तरीके से इसकी डील होगी, उन लोगों की भी कहीं ना कहीं जल्द गिरफ्तारी पुलिस की तरफ से की जानी है। जी, पुलिस की क्या अगली कार्रवाई होगी? देखिए, मैंने बताया आपको, पुलिस लगातार उन लोगों की दबिश दे रही है जो लोग फरार हैं, और जल्द ही पुलिस उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लेगी जो इस पूरी षड्यंत्र में शामिल थे, जिस पूरी वारदात में शामिल थे, पूरी चाहे योजनाबद्ध तरीके से वो लोग शामिल थे या फिर वो लोग शोरूम के अंदर घुसकर उन्होंने चोरी को अंजाम दिया हो। जैसे भी आरोपियों की जानकारी मिलेगी तत्काल पुलिस इसका भी खुलासा करेगी, क्योंकि बड़ी चोरी है, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था इस चोरी के बाद से। तो लगातार बड़े बड़े आला अधिकारी इस पूरे टीम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार जितनी जल्दी हो सकता है इस पूरे मामले की जल्द से जल्द खुलासा करने की बात भी कही जा रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। नीट परीक्षा से पहले एनटीए की बड़ी चूक सामने आने के बाद सवाल खड़े हो गए हैं, जहां नागपुर के एक छात्र को परीक्षा केंद्र अबू धाबी अलॉट कर दिया गया, जबकि भुवनेश्वर की एक छात्रा को देहरादून परीक्षा केंद्र मिलने का मामला भी सामने आया है। इन गड़बड़ियों ने परीक्षा व्यवस्था और एडमिट कार्ड अलॉटमेंट सिस्टम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे छात्रों में असमंजस की स्थिति बन गई है। वहीं अब बात करते हैं मथुरा की। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से जुड़े कथित चंदा और संपत्ति विवाद ने एक बार फिर बड़ा रूप ले लिया है, जहां याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने गंभीर आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि जांच नहीं कराई गई तो वे यमुना में जल समाधि लेने को मजबूर होंगे। इस पूरे मामले पर अब हम आपको फलाहारी महाराज का बयान दिखाते हैं, सुनिए उन्होंने क्या कहा। मथुरा मंदिर में पिछले 15 वर्षों से चंदा चोरी हो रहा है। मंदिर सचिव पर 500 करोड़ की संपत्ति है। उसका जो गुर्गा है, लड्डू घोटाले में जो दोषी पाया गया अनुराग पाठक, वो हम पर चौथ वसूली का आरोप लगा रहा है। बड़ी शर्म की बात है, मंदिर में घोटाला कर रहे हैं और आरोप उल्टा हम पर लगा रहे हैं कि हम उनसे चौथ मांग रहे हैं। जिस व्यक्ति ने कई वर्ष पहले भोजन त्याग दिया हो, नंगे पैर रहता हो, वह व्यक्ति क्या इन लोगों से चौथ मांगेगा? तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि यदि 8 दिन के अंदर ऐसे मंदिर प्रकरण की सीबीआई जांच नहीं होगी, तब तक ये लोग पकड़े नहीं जाएंगे। अब बात करते हैं लखनऊ की। लखनऊ में शिक्षा व्यवस्था को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है, जहां यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने केंद्र और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि लगातार पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने से छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने नीट सहित कई परीक्षाओं में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी की है। खुद सुनिए कांग्रेस अध्यक्ष ने और क्या कुछ कहा है। ऐसा आपको बता दें, ये सरकार पूरी तरीके से असंवेदनशील है। अगर सरकार संवेदनशील होती तो ये नीट के जो डॉक्टर्स जो बनने वाले बच्चे हैं उनकी 6 बार परीक्षा लीक होती?
ये पूरी तरीके सुनियोजित तरीका है इनका, और वो बड़े बड़े ऊंचे दामों पर आप देख सकते हैं उसकी बेच खरीद हो रही है। ये तथ्य प्रमाण है। तो इससे साबित हो रहा है कि ये सरकार नौजवान बच्चों के प्रति और देश के जो हमारा भविष्य उसके प्रति ये पूरी सजग नहीं है, और सरकार केवल और केवल अपना एजेंडा सेट करने पर लगी है, बाकी आम जनता आम। अब बात करते हैं फतेहपुर की। फतेहपुर के चर्चित पट्टी शाह हत्याकांड में 18 साल बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है, जहां बसपा नेता मंजू मियां के बेटे रियाज अख्तर और उनके निजी अंगरक्षक की हत्या मामले में 14 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। साल 2008 में बकरीद के दिन मातमी जुलूस के दौरान हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में 2 लोगों की मौके पर और इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जबकि लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने सभी दोषियों पर 38 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था। वहीं इस मामले पर मृतक के बेटे ने क्या कहा, वो सुनिए इस वीडियो में। घटना ये है कि 2008 में जुलूस में मातमी जुलूस में इन लोगों ने साबिर शरीफ लोगों ने गैंग था पूरा, जो जिनको सज़ा हुई है न्यायपालिका से, इन्होंने जुलूस में गोली चलाई थी, जिसमें हमारे भाई की मृत्यु हो गई थी और हमारे पिताजी को गोली लगी थी और हमारे पिताजी के अंगरक्षक शमशाद जी को उनको गोली लगी थी, उनकी भी मृत्यु हो गई थी। पिताजी इस घटना से हमारे उबर नहीं पाए थे, 2-3 साल बाद उनकी भी इस घटना के चलते गोली लगने की वजह से मृत्यु हो गई थी। और न्यायपालिका ने बहुत देर में फ़ैसला सुनाया, लेकिन फ़ैसला सुनाया बहुत अच्छा लगा और हमको पूरा विश्वास था कि हमारे हक़ में फ़ैसला आएगा। और ये लोग गैंगस्टर लोग हैं, इन लोगों ने गांव में बहुत सारे घर झूठे मुकदमे लोगों के ऊपर लगवा करके बहुत सारे घरों को बर्बाद किया, जिसमें से हम लोग भी एक हैं, हमारे ऊपर भी मुकदमे लगवाए, लेकिन हमको न्यायपालिका के ऊपर विश्वास है कि हमको। अब खबर रुड़की के मंगलौर से है, जहां रुड़की के मंगलौर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अब राजनीतिक विवाद में बदल गई है, जहां वार्ड नंबर 12 में नगर पालिका के अभियान के बाद राष्ट्रीय लोक नेता उबैदुर्रहमान उर्फ मोटी ने कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे समान रूप से लागू करने की मांग की है और विकास कार्यों को लेकर जनप्रतिनिधियों पर निशाना साधा है, जबकि प्रशासन का कहना है कि अभियान आगे भी जारी रहेगा। खुद सुनिए उबैदुर्रहमान ने क्या कुछ कहा है। इसके बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप भ्रमण कर लीजिए, जा कर के देख लीजिए। केवल उन लोगों के साथ अतिक्रमण या जो है सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया। मेन मकसद तो ये है कि भाई तूने अगर हमें वोट नहीं दिया तो हम तुझे परेशान करेंगे। अतिक्रमण अगर है तो अतिक्रमण तो बहुत सारी जगह है। जो नज़ूल में बहुत सारे धन्ना सेठों के मकान हैं वो भी तो अतिक्रमण में आ रहे हैं, उसे भी हटाइए, उसकी वजह से भी लोग परेशान हो रहे हैं। आप क्यों चिन्हित कर करके जो है आप किसी ऐसे व्यक्ति को कि भाई जिसने अगर आपको वोट नहीं दिया तो क्या वो गुनहगार हो गया, क्या वो मंगलौर का नहीं है? जब आप मंगलौर के लिए चुने जाते हैं, चाहे वो विधायक के रूप में, चाहे वो नगर पालिका के चेयरमैन के रूप में, तो आप सबके होते हैं। हमारे वालिद साहब मिनिस्टर भी रहे, हमारे वालिद साहब 2 बार विधायक भी रहे, हमारे बड़े जो है कई बार विधायक रहे, लेकिन कभी आज तक उन्होंने जो है इस तरह की हरकत नहीं करी। उन्होंने तो जो भी उनके पास आ गया सर्व समाज के लोगों का, हर बिरादरी जाति धर्म के लोगों का काम करने का। अब बात करते हैं फिल्मी जगत की, जहां फिल्म काला हिरण रिलीज से पहले ही विवादों में आ गई है, जहां इसे सलमान खान से जोड़कर देखा जा रहा है। पोस्टर में ब्रेसलेट देखने के बाद मामला और बढ़ गया और सलमान खान ने रिलीज रोकने की मांग को लेकर याचिका दायर की है, जबकि प्रोड्यूसर अमित जानी ने धमकियां मिलने का दावा किया है और डायरेक्टर ने साफ कहा है कि फिल्म किसी पर आधारित नहीं है और सलमान खान न तो भगवान है और न ही उन्हें कोई रोक सकता है। फिल्मी दुनिया से एक बयान इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। डायरेक्टर इम्तियाज अली ने बुर्का और पर्दा प्रथा को लेकर अपनी राय रखते हुए कहा है कि महिलाओं का ये कहना है कि वे बुर्के या पर्दे में सहज है, एक पिछड़े समाज की निशानी माना जा सकता है। उनके इस बयान के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है और लोग इसे लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अब रुक करते हैं आखिरी खबर की ओर। आईपीएल 2027 से पहले ट्रांसफर विंडो में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। खबर है कि ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स में वापसी की तैयारी चल रही है, जबकि कुलदीप यादव लखनऊ सुपर जायंट्स का रुख कर सकते हैं। दोनों फ्रेंचाइजियों के बीच संभावित ट्रेंड को लेकर चर्चाएं तेज है और अगर इसे मंजूरी मिलती है तो आगामी सीजन से पहले आईपीएल का समीकरण पूरी तरह बदल सकता है।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।